जोहार, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में। आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मोत्सव मनाया जाता है। विशेषकर जापान में उन्हें एक हीरो की तरह याद किया जाता है। हम सभी को पता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत ही नहीं, भारत के बाहर जाकर के भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा। और इस लड़ाई में उन्होंने जापान, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, फिलीपींस आदि कई देशों का सहयोग लेकर के आजाद हिंद फौज और यूं कहें तो आजाद हिंद सरकार के गठन का मतलब हम कह सकते हैं कि भारत को आजाद कराने में उनका योगदान ऐसा रहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो सबसे पहले सरकार बनी वो आजाद हिंद सरकार का गठन भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इस सरकार का गठन भारत नहीं बल्कि विदेश की धरती में जापान में हुई थी। जापान और इस सरकार को उस समय दुनिया के 11 देशों ने लगभग अपना समर्थन दिया था, जिसमें आज के जापान, चीन, फिलीपींस, आयरलैंड, इटली आदि 11 देशों का समर्थन प्राप्त था। और इस सरकार का कई देशों में दूतावास भी खुल चुका था। इस सरकार को संचालन करने के लिए जापान, जो ब्रिटिश से अपने कब्जे में अंडमान निकोबार लिए थे, वो आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया था, जहां से इस सरकार का संचालन होना था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक में से रहे, लेकिन क्या ये हमें पता है कि आजाद हिंद फौज का गठन सर्वप्रथम किसने किया था? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि आईएनए का, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सर्वप्रथम जापान के युद्धबंदी, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय समुदाय के लोग थे, वो युद्धबंदियों के द्वारा किया गया था, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह, जीएस गिल, लक्ष्मी सहगल, जीएस ढिल्लों, एसएन खान आदि के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन 15 अक्टूबर 1941 में किया गया था। बाद में आजाद हिंद फौज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 21 अक्टूबर 1943 को सौंप दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आजाद हिंद फौज का गठन हो चुका था। और ये आजाद हिंद फौज जो है सो कई लड़ाइयों को लड़ा और कई लड़ाइयों में इसने ब्रिटिश सेना के विरोध में लड़ाई लड़ी। और जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा आंकड़ा है कि लगभग 23,000 आजाद हिंद फौज के सैनिकों को ब्रिटिश सेना ने अपने युद्धबंदी के रूप में बनाया और बाद में उन पर केस भी चला। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में हम एक पखवाड़ा चला रहे हैं और इस पखवाड़ा में आज का जो विषय था वो आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार से संबंधित विश्लेषण को लेकर के आया, एक संक्षेप विश्लेषण। आगे हम जो है सो अभी अन्य विषयों पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में लेकर के आएंगे। और इस बीच क्या कहते हैं 23 जनवरी को जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ उनका जन्म दिवस मनाया गया, क्या कहते हैं भारत के जन्म उत्सव मनाने वाले नौजवान बुद्धिजीवी, हम उनका भी क्लिप आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ पूरा वीडियो देखें, लोगों का ओपिनियन आ रहा है उसे भी देखें और अपना राय मुझे सौंपें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी को जय हिंद। हम लोग पढ़े हैं दीप से दीप जलाते चलो, मोमबत्ती से दीप जलाते सुने पढ़े कभी? अरे इसमें डालेंगे जोहार, जय हिंद। जैसा कि आज आप सभी नौजवानों के नेतृत्व में 23 जनवरी का पावन दिन आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देश के सबसे महान नायक का जन्म उत्सव आप लोग मना रहे हैं, तो पवन जी, विशेष रूप से मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज का भारत नेताजी के सपनों को साकार कर पाया है? इस पर आप क्या कहें?
मैं समझता हूं कि आज का भारत नेताजी के सपनों को साकार नहीं कर पाया है, और ना जो हमारे राष्ट्र महानायक आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो विजन था, उस विजन को अब तक नहीं समझ पाया है भारतवर्ष। मौजूदा वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ इनके पहलू को छुए हैं, स्पर्श किए हैं, हम बोल सकते हैं स्पर्श किए हैं। उसमें दो एक विषय है। एक, जो स्वतंत्रता के इतिहास में आजादी के बाद इनको जो हाशिए पे रखा गया, वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ने में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ, साधुवाद है उनके लिए। और युवाओं के बीच में इनको आगे लाने, क्योंकि आप देखे होंगे कि विगत वर्षों में जो गणतंत्र दिवस का परेड निकलता है, उसमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, वो लगभग विलुप्त प्राय पे था। उन्हें पुनर्जीवन करने में, पुनर्गठन करने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। वास्तविक माने में मेरा मानना है कि पूरे अखंड भारतवर्ष में इनके जैसा सोच के लोग ना आज तक हुए हैं ना हुए। उनका उदाहरण हम दे सकते हैं। इनका सपना केवल देश को आजाद करना नहीं था, इनका सपना था देश के बाद जो हमारा भारतवर्ष होगा वो विश्व पटल पर अग्रणीय स्थान हो। आज हम जापान को देखते हैं, जापान की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, कहीं ना कहीं जापान की अर्थव्यवस्था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विजन को ही लेकर के आगे चला है। जापान में इनकी प्राथमिकता एक नायक के रूप में थी उस समय भी, और जब जापान छोड़े थे उस समय भी इनकी महानायक की ही छवि थी। इनके विचारों से, इनके विजन से, इनकी सोच और इनका जो एक वैश्विक पावर था, वैश्विक शक्ति, पहचान, हम मान सकते हैं कि कुछ ही ऐसे देश है जो बहुत गहराइयों से अध्ययन किया। उसमें हमारा जापान होता है, ताइवान होता है, उसमें कोरिया, पूर्वी दक्षिणी भारत की आप जितने भी देश देखेंगे, भारत से कम वर्षों में विकास किया है। उसमें कहीं ना कहीं जो सोच है वो हमारे राष्ट्र महानायक के सोच को उन्होंने ग्रहण किया और अपने राष्ट्र में लागू किया। क्या वैभव रहा होगा सुभाष चंद्र बोस जी का, क्या वैभव रहा होगा। 18 देशों में, 18 राष्ट्रों में उनका जो ठसक था, उनकी जो शक्ति थी, लोग उनको जिस हिसाब से प्रभावित होते थे, उनको विचारों को ग्रहण करते थे, ये अपना अपने अतुल्य है। इनको शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सत्य बात है कि उस समय, जिस समय ब्रिटिश शासन काल में पूरे विश्व में जिसका साम्राज्य था, उस साम्राज्य को ध्वस्त करने में जो सबसे अहम योगदान है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का जो सबसे मजबूत स्तंभ था वो भारत में था। भारत से, और यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताजी के नेतृत्व और उस समय विश्व के सबसे जो ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट देश थी जिसमें जापान, जर्मनी, इटली और अन्य कई और देश जो थे वो सम्मिलित होकर के एक लड़ाई लड़े, और भारत से खदेड़ने का जिम्मा जो है सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस था, यहीं से विश्व स्तर का जो भी ब्रिटिश साम्राज्य था उसका हब सेंटर था, यहीं से उनका सामग्री तैयार होता था, यहीं से फाइनेंशियली सपोर्ट होता था। तो मेन भारत को ध्वस्त करने के लिए बाकी अन्य देशों ने नेताजी का साथ लिया और नेताजी को सहयोग करके आजाद हिंद फौज की गठन और बाकी सारी चीजें हुई जो आप भी जानते हैं। तो क्यों ना हम लोग एक पखवाड़ा जो है सो विश्लेषण का चलाएं, क्योंकि नेताजी पे बहुत कम मिनट में हम लोग बात कर नहीं सकते। इस पे बात करने के लिए घंटों समय चाहिए और कई व्यक्ति चाहिए जो उनके विषय में कई माध्यम से शोध कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इस विषय पर एक कंप्लीट विश्लेषण हो और सभी नौजवान और बुद्धिजीवी और यहाँ तक कि कुछ आज भी जो जीवित हैं आजादी के समय के लोग, उनके पास भी जा करके। तो आज चूंकि जयंती का दिन है, हम लोग आज जयंती मनाए हैं। इस विषय पर पुनः आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने सभी शोध के साथ सहयोग दें, ताकि मैं जो शोध है वो सभी दर्शकों को, लाखों लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान निभा सकूं। सुजीत जी, आप इस विषय पे बताएं कि जैसा कि पवन जी ने कहा कि ये बात है कि अभी तक जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विशेष करके भारत में वो सम्मान नहीं मिला। आज इनके जयंती और इनके अन्य विशेष दिवस पर जापान जैसा देश पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाता है, और इनके हम कह सकते हैं कि भारत के जो प्रथम आजादी तो 47 में जो एक एग्रीमेंट के थ्रू हम सबको मिला, उससे पूर्व अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। तो उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज पराक्रम दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बहुत कम शब्दों में जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई पवन भैया आप जिस तरीके से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवाओं के बीच सोच को लेके आए हैं, ये काबिले तारीफ है। आज़ादी के बाद हम लोगों को सिखाया गया कि चरखे ने आज़ादी दी। हम लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि सिर्फ चरखे ने आज़ादी दी, लेकिन ऐसे इतिहासकार की किताबों को गौण रखा गया जो बता सके कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दी। सुभाष चंद्र बोस की सोच अगर नहीं होती तो अंग्रेज डरते नहीं। हाँ, अनेकों महानुभावों ने अपने प्रयास किया, तो किसी ने शांति तरीके से, किसी ने गरम दल कर लड़के, मगर अगर हमें सही तरीके से युवाओं के बीच में इतिहास की जानकारी देनी है तो हम लोगों को वाकई में, आपने बोला कि एक विश्लेषण करना पड़ेगा, वाकई में ये विश्लेषण की जरूरत है। नहीं तो आने वाला वक्त भी हम लोगों को यही बताता रहेगा कि हमें चरखे ने आजादी दी। जैसा कि युवा साथी सुजीत जी ने बताया कि एक विश्लेषण होना चाहिए और विस्तार से इन्होंने बताया और उनमें बाकी लोगों का ओपिनियन आएगा। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो नायक हुए जो जीते जी अपने आप को मृत घोषित किया। बहुत सारी सस्पेंस है, बहुत सारी कहानियां हैं इनको लेकर के, कई बार कमेटियां बनी, लेकिन आज तक पूरी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो फाइल है, जो दबा हुआ है, वो उजागर नहीं हुआ। हम लोग कई विषयों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म से लेकर के ताइवान में प्लेन घटना के बाद भी कई बार ऐसा कई माध्यम से पता चला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान की घटना में उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो हम बहुत सारे विषयों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पे आप सभी को एक प्रस्तुति लेकर के आऊंगा। आप सभी मेरे साथ बने रहें और अपने जीवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तिनके मात्र को धारण करके आप अपने आप को धन्य कर सकते हैं। इसी कामना के साथ सभी को आज जयंती दिवस पर विशेष रूप से वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। तो जैसा कि आप सभी आज 23 जनवरी देश के सबसे महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में यहाँ उपस्थित हैं, मैं विशेष करके छात्रों से चाहूंगा कि आप नेताजी से संबंधित वर्तमान में क्या परिस्थितियां देखते हैं कि जिस तरह से नेताजी ने देश को आजाद किया, वैसे साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था जो ब्रिटिश काल में चल रही थी, ब्रिटिश काल में वो शासन व्यवस्था थी जिनका शासन पूरे विश्व में था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत उनका शासन व्यवस्था था। आज आप एक मामूली से पदाधिकारी से बात करने में हिचकते होंगे, तो आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति किस प्रकार से पूरी दुनिया में जिनका साम्राज्य था उनसे लोहा लिया। तो आप इस पे क्या कहेंगे, क्या आप देखते हैं अपने आप को? उन्होंने अपने दम पर ही अकेले सेना का गठन किया। जापान में जाकर उन्होंने भारत के लिए सेना बनाया और द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन आप किस प्रकार से देखते हैं नेताजी को? आप अपने जीवन में किस प्रकार से उतार करके दिखाएंगे? नेताजी नायक नहीं, महानायक है। मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ। तो आप रोल मॉडल मानते हैं, आप किस प्रकार से? हाँ। मैं उनको इसलिए मानता हूँ कि तब के सेकेंड वर्ल्ड वार में जब सिंगापुर जापान का ही भाग था, उस समय वो वहाँ ही आज़ाद हिंद फौज का गठन करके भारत के लिए लड़ मिटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कारण बस म्यांमार में बीमारी फैल गया और
पूरा बंगाल के आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी। आप कुछ नेताजी के बारे में बताएंगे? नेताजी नायक नहीं महानायक है, जैसा कि इसने बोलवे किया है। ये सभी नेताओं में तो सबसे श्रेष्ठ हैं शासन काल में। ये अंग्रेजों का ऐसे छक्का छुड़ाए, ये अंग्रेजों को तो हो गया। आप अपने जीवन में क्या धारण करेंगे इनका? इसके जैसे नेता हम भी बनना चाहेंगे ना? पढ़ लिख के शिक्षित नेता बनेंगे, भारत को एक शासनिक मतलब ऐसा आजाद कराएंगे, ऐसा विकसित देश में पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था में सबसे टॉप लेवल पर लेके जाने का मेरा सपना है। आप कुछ बताएंगे इस विषय में? आप नेताजी के सपने का भारत को अभी कहाँ देख रहे हैं? अभी जो भारत है, क्या नेताजी जिसकी कामना किए थे, जिस प्रकार से लड़ करके देश को आजाद किए, तो वो सपना हमारा पूरा हुआ है? एकदम हुआ, काहे नहीं हुआ। जैसा कि इन लोगों ने बोला ही, सुभाष चंद्र तो एक महानायक थे और रहेंगे ही। चलिए हम लोग के सर आप बताइए कि क्या जिस लड़ाई को लड़ करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद कराने में आप जानते हैं कि सबसे विशेष रोल में से निभाए, क्या आज हमारा भारत वहां पे उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाया है जिसके लिए लड़े? जैसे सुभाष चंद्र बोस जी भारत को आजाद कराने के लिए जो नारे दिए, जो से गठन किए हर चीज का, अभी का समय में क्या है कि लोगों में मानसिकता गलत है। अगर ऑफिसरों की बात करें, अफसर की बात करें या नेताओं की बात करें, तो इसमें बहुत ज्यादा घुसखोरी है, जिसके कारण क्या है कि कोई भी अगर काम सही रूप से देखा जाए तो ठीक ढंग से नहीं होता है। युवाओं में बहुत ज्यादा जोश है, लेकिन फिर भी क्या है कि अगर ऊपरी लेवल जो जिससे कोई भी अर्थव्यवस्था ठीक से हो पाए, सभी में करप्शन भरा हुआ है। अगर जब तक यहाँ के नेता लोग जो बैठे हुए ऊपर वाले पोस्ट पर, जब तक उसमें ये मानसिकता नहीं हो हटेगा, वहां से करप्शन नहीं हटेगा, तब तक कुछ भी सुधार नहीं हो सकता है। लोगों में जोश तो बहुत है, लेकिन ऊपरी स्तर पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हर क्षेत्र में धांधली होता है। चाहे मतलब कह सकते हैं कि जिस हिसाब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस लड़ाई को लड़ करके देश को आजाद किया, उसको पूर्ण भी स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। नहीं, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिलने के पीछे कारण है ये, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था का क्षेत्र है, नेतागिरी का क्षेत्र है, या हर क्षेत्र में क्या है कि लूट पूट है या घुसखोरी है, सभी क्षेत्र में भरा हुआ है। अगर जब तक ये चीज नहीं हटेगा, तब तक भारत का पूर्णरूपेण विकसित नहीं हो सकता ये।